हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा 2024 के सेशन के लिए। जो भी बच्चे अभी न्यू 10th में आए हैं उनके लिए ये फर्स्ट वीडियो है हमारी तरफ से। आई होप आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि आप जो भी नोट्स हैं उनको राइट डाउन ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स बन जाएंगे जो आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी आएगी केमिकल रिएक्शंस की, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या मीनिंग है इसका कि हमारे पास में एक सब्सटेंस है कोई भी, वो किसी दूसरे सब्सटेंस वाई से रिएक्ट करता है और एक अदर प्रोडक्ट मान लो कि जेड मुझे मिल रहा है और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक्स और वाई से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एक्स था वाई था, मैंने दोनों को कंबाइन किया, कोई मुझे अदर प्रोडक्ट जेड मिल गया जिसकी प्रॉपर्टी एक्स और वाई से मीट नहीं करती थी, यानी अलग प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो फॉर सपोज मेरे पास में मान लो Mg है यानी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया यानी O2 से, तो मुझे क्या मिला, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो Mg अलग था, O2 अलग था, एक मुझे अदर सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस मिला जो कि MgO है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ना Mg से मीट करती हैं ना O2 से मीट करती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेज केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट यानी कि वो हिस्सेदारी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्टेंट्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन होंगे, Mg एंड O2, ये रिएक्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट किन्हें कहेंगे, द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए जब मैंने Mg को O2 से रिएक्ट कराया था तो मुझे मिला था MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस के। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो भी एक क्या है, मेरा केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो भी हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो लोहा होता है उस पर जंग जो लगती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन का जो बर्निंग है, यहाँ पे मैंने आपको यही दिखाया है कि मैग्नीशियम रिबन का हमने बर्न किया, जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का जमना, ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जब केमिकल रिएक्शन होगी, एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में जो रिएक्टेंट थे वो लिक्विड फॉर्म में थे और जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो गैसियस फॉर्म में मिल गया। यानी कि इट मे बी पॉसिबल कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें स्टेट में चेंज आ जाए, मे बी पॉसिबल। इट इज़ नॉट 100% श्योर कि ये चेंज आएगा ही आएगा, हर किसी रिएक्शन में नहीं आएगा, बट माइट बी पॉसिबल कि ये चेंज आ सकता है। चेंज इन कलर, यानी रिएक्टेंट्स के कलर अलग हो सकते थे और प्रोडक्ट का कलर अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्टेंट जब हम रिएक्शन करा रहे थे तब सब्सटेंसेस के जो टेम्परेचर थे वो कुछ अलग थे और आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर्स में चेंज आ चुका है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई भी गैस हमारी फॉर्म हो सकती है उसको बोलेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में है जिंक, मैंने इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4, तो मेरा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, और यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी यानी निकलेगी। तो इसको देखो हम ऐसे शो करते हैं, यानी कि H2 एंड मैंने ऊपर की तरफ एक तीर लगा दिया, साइन लगा दिया। ये क्या शो कर रहा है कि ये गैस के फॉर्म में ऊपर निकल रहा है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडेबल होगा। तो इसमें से आपको क्या क्या लिखना है, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो सब तो आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी किस किस तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है कि मैंने देखो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया, डायरेक्ट ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ठीक है।
तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैंने यहाँ जिंक को जिंक लिख दिया, मैंने जेड इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने ZINC पूरा लिख दिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया। गिब्सस, ये साइन है गिब्सस का, जो तीरे वाला साइन है इसको बोलते हैं गिब्सस। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जब हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन होती है उसको पूरा वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जो लेफ्ट हैंड साइड में है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होंगे इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जो इक्वेशंस हैं उसको वर्ड की फॉर्म में लिखें, तो इसकी जो सिंबलिक फॉर्म होती है हमारी, या केमिकल इक्वेशन बोलते हैं जिसको हम, तो इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे जिंक है तो जिंक को मैंने फॉर्मूला लिखा उसका Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। तो मुझे प्रोवाइड क्या हुआ, यानी क्या मिला, गिव्स अस क्या है ZnSO4 प्लस H2। तो मैंने क्या लिखा, इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि वर्ड इक्वेशन को हम जब सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आगे हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको मैं केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूंगा। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2 है ना। अब देखो मैं इसको क्या बनाऊंगा, मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं इसकी स्टेट भी लिख दूंगा। जैसे जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो इससे मुझे क्या होगा कि मैं इसके बारे में बता पाऊंगा कि जिंक किस फॉर्म का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होगी उसमें हम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या गैसियस फॉर्म में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या है? मतलब देखो यहाँ पे जो शब्द आए हैं उनको देखना है। पहला है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लो हीट किया इसको, जब मुझे रिएक्शन होने के लिए मुझे किसी सब्सटेंस को हीट करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हीट, ठीक है, या ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं डेल्टा, ये भी यूज़ करते हैं हम हीट के लिए। मान लीजिए प्रेशर, तो प्रेशर को भी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मान लो 320 प्रेशर, ठीक है ना, ATM 320 ATM। तो इसको क्या करते हैं हम, ये तीरा जो है इसके ऊपर लिख देते हैं कई बार, ठीक है, या नीचे भी लिख देते हैं। थर्ड है हमारा कैटलिस्ट। तो सबसे पहले बच्चों के मन में आ रहा होगा कि भैया ये तो पहली बार सुना है कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट दे कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कि जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बट सनलाइट पार्टिसिपेट नहीं करती है रिएक्शन में, ठीक है ना, जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट उनके बिना वो रिएक्शन होने वाली भी नहीं है। या कैटलिस्ट वो होते हैं जो एक रिएक्शन की रेट को, यानी कि उसकी जो तीव्रता है उसको तेज कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल आया है जो मैंने मैग्नीशियम वाला आपको भी बताया था, वही आया है। मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेरा MgO का फॉर्मेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो मेरा Mg+O2 है ये मुझे MgO प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन है? तो आप बोलोगे नहीं। तो अनबैलेंस्ड जो केमिकल रिएक्शन होगी ना उसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये आपको लिख लेना है यहाँ पे कॉपी में, जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब देखो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि वाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी एक केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस करना चाहिए क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे।
अब बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो ये कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो मास है ना हमारा वो ना तो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा ना उसका अंत हो सकता है यानी खत्म हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा Mg + O2 का मास है वो इक्वल होना चाहिए MgO के मास के। यदि ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझ गए होंगे, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है यही कि वाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तुम्हें आंसर क्या देना है, बिकॉज इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब क्या है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई उसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे लेफ्ट हैंड साइड में और जो नंबर ऑफ एलिमेंट राइट हैंड साइड में हैं उनको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी अब ऑल ओवर बात यह है कि हमको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज द हिट एंड ट्रेल मेथड। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है जो कि होगा बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं हम, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स उनको देखेंगे, जो भी हमारी रिएक्शन है उसको देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Fe है, यहाँ पे H2O है, गिव्स अस क्या है, Fe3O4 है और H2 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्सेस क्रिएट कर लेने हैं और हमें लिख लेना है कि Fe कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सब हम नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यस, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में Fe था, तो Fe कितने था, यानी रिएक्टेंट साइड में कितना था, 1 था, प्रोडक्ट साइड में कितना था, 3 था। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 था और प्रोडक्ट साइड में कितना था, 2। ऑक्सीजन यहाँ 1 था, यहाँ पे 4 था। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमने देखा कि ना तो यहाँ पे Fe जो है वो इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे इक्वल नजर आ रहा है और ऑक्सीजन भी इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप देखेंगे, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या है कि आपको इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यू कैन नॉट चेंज दी फॉर्मूला। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे Fe3O4 है, तो आप इसके पीछे कुछ नहीं यूज कर सकते। यू कैन राइट ओनली अहेड, ठीक है, जैसे 4 है तो 4H2O कर सकते हैं, मैं H2O2 ऐसे नहीं कर सकता, H2O3 ऐसे भी नहीं कर सकता, ठीक है, या Fe3 नहीं कर सकता, Fe2 नहीं कर सकता, 2Fe 3Fe ऐसे कर सकता हूँ। यानी मैं हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर मैं यदि जो H2O है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 का मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, तो 4 का मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 8 हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना होगा, जब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गए तो राइट हैंड साइड में भी 8 करने हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। और अब देखिए जो Fe है, Fe कितना है, राइट हैंड साइड में 3 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए Fe में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 और ये इधर 3 ही है। जब H2O मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 8। हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 4 2 जा 8। और ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 4। ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो चुका है। अब राइट हैंड साइड टू देखिए तो 3 3 ये तो इक्वल हो ही गया, यानी Fe में क्या करना है, Fe तो 3 है मेरा, इक्वल ही है। अब जो हाइड्रोजन है वो 8 हो चुका है, यानी मुझे इधर भी हाइड्रोजन 8 करना है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन भी मेरा यहाँ पे 8 हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अब देखिए सब कुछ इक्वल हो गया क्या, ये 4 4 हो गया, ये 8 8 हो गया, ये 3 3 हो गया, यानी कि मेरी जो रिएक्शन है वो अब बैलेंस हो चुकी है। अब इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने क्या लिखा, सॉलिड, यानी ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड होगा और ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात आती है व्हाट इज एक्वस। एक्वस स्टेट क्या होती है, तो एक्वस स्टेट उस स्टेट को कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस क्रिएट हुआ है वो वाटर के अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस। क्लियर हो गई बातें।
राइट नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन द एरो। जो एरो होता है हमारा यहाँ पर हम कैटलिस्ट का, टेम्परेचर का, प्रेशर को यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम चैप्टर में आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितने टाइप की हमारी रिएक्शंस हैं जो हमें मेनली पढ़नी है। तो फर्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि मेरे पास में देखो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों और वो सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड करें मुझे, उसको मैं बोलूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना, C+O2 गिव्स अस CO2। यानी कि मैंने जब कार्बन को जलाया तो मेरे पास में CO2 की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में CaO यानी क्विक लाइम को जब मैंने वाटर में रिएक्ट कराया तो मेरा स्लैग लाइम बना, जो कि होगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ एक्वस लिखा हुआ है मतलब इन वाटर। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी जो कि होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो, निकले, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि जब रिएक्शन होगी तो उसमें से हीट निकलेगी, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब क्या है? यहाँ पे है CH4। CH4 का फॉर्मूला क्या है? मतलब किसको कहते हैं CH4? मीथेन। ठीक है ना, मीथेन। तो मीथेन जो होगी उसको CH4 कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, क्या मिला मुझे? CO2, H2O और हीट। ठीक है, तो हीट मिली, वाटर मिला और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे है C6H12O6 + 6O2 क्या प्रोवाइड करता है? 6CO2, 6H2O और एनर्जी, यानी जो हमारी ऊर्जा है वो हमको यहाँ पे मिलने वाली है। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, सारी रिएक्शंस को बच्चे जरूर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होगा ना वो सिंगल होगा और जो प्रोडक्ट होंगे वो एक या एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, मेरे पास कोई सब्सटेंस था A, वो टूटा B + C में, यानी दो या दो से ज़्यादा में भी टूट सकता है। तो अब इसमें भी हमारे सब टाइप्स हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या है? जब मैंने हीट इसको दी तो चीज़ें जो क्या थी टूटना स्टार्ट कर देती हैं, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग। एग्जाम्पल, हमारे पास में फेरस सल्फेट था यानी FeSO4 था, इसको मैंने हीट किया तो मुझे मिला क्या? फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO2 एंड SO3। ठीक है, तो ये मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा, इसका कलर भी दे रखा है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का होगा और ये रेड ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा CaCO3 यानी लाइम स्टोन है, इसको जब मैंने हीट किया तो मुझे CoA यानी कि क्विक लाइम मिला और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे हो जाती है। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने सिर्फ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसी से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके लिए एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब क्या है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पे हो रही थी हीट से और यहाँ पर हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। जैसे 2H2O है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये ब्रेक डाउन हुआ 2H2 में और O2 में। ठीक है, अब देखो इसका पूरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। हमने क्या लेना है? एक बीकर लेना है, यहाँ पर एनोड और कैथोड लेना है। जनरली ये ग्रेफाइट की रॉड होती है और ये क्या होता है? हमारा कैथोड होता है। ठीक है, ये एनोड और कैथोड ले लेना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमने जो वाटर लेना है, ठीक है, वाटर ले लिया और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम क्या करेंगे, जब बैटरी में करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो हमारी स्टार्ट
हो जाएगी। तो क्या होगा उसको हम देखेंगे आगे अभी। तो जो H2 है और जो ऑक्सीजन है यानी H2 और O2 है, तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव वाले पर, और नेगेटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव वाले पे जाके धीरे धीरे चिपकने लग जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो कि है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट से हो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हमारे पास में था AgCl और हमने उसको सनलाइट में रखा तो हमारे पास में बना 2Ag और Cl2, ठीक है ना। यानी AgCl की रिएक्शन हमने जब सनलाइट में रखी तो क्या हुआ, Ag बना और Cl2 फॉर्मेशन होगी। इन द सेम वे AgBr, ठीक है, ये जब सनलाइट में रखा तो हमारा Ag बना और Br2 बना। अब तुम कहोगे ये Ag क्या है, इसको बोलते हैं सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे सिल्वर और Cl2 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे है सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहाँ पे Ag और Br2 मिलेगा। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। यही जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती थी। जब पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ आपने खिंचाए होंगे उस पर यूज़ होती थी, आजकल तो इसका यूज़ इतना नहीं है। तो अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकले। एंडोथर्मिक में क्या है, जिनको हीट देनी पड़े तब रिएक्शन हो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखेंगे द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिनको होने के लिए मुझे हीट देनी पड़े उनको मैं बोलता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर आएगी, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या है, देखो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो कम रिएक्टिव को हटा देगा, भगा देगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मतलब है कि जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर को भगा देगा, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा, भगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा Fe + CuSO4 गिव्स अस FeSO4 + Cu, यानी कि ये आयरन है और कॉपर है, यानी कॉपर सल्फेट है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेस कौन हो रहा है, कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, भगा दिया, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है हमारा बहुत ही अच्छा वाला, जहाँ पर देखिए जो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और मैंने यहाँ पे आयरन नेल डाल दिया यानी Fe डाल दिया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो होगी और कॉपर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो रंग है वो ब्लू, जो आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, इससे कलर लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर लेस। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडेबल है। द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन color by decomposition of Cu and blue color of CuSO4 changes to dirty green color due to formation of FeSO4। तो धीरे धीरे कलरलेस की ओर भी स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन Zn + CuSO4 गिव्स अस ZnSO4 + Cu, ठीक है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या है, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। जैसे कि Na2SO4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बैलेंस करने के लिए भी आ जाती है। Na2SO4 + BaCl2 गिव्स अस BaSO4 + 2NaCl। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब वेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो वेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। कैसे याद रखेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या याद रखेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ VSO4 इज फॉर्म्ड सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जब रिएक्शन हुई और कंटेनर में देखिए कुछ वाइट या कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है नीचे जा करके बैठ जाता है, उसको हम PPT यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4 का। यानी प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंसेज जो कि नीचे जा करके बैठ जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज जो नीचे जाके बैठ जाते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन फ्रॉम अ रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड द मतलब ऑक्सीडेशन के दो पार्ट हैं ये, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का एडिशन होना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि C+O2 गिव्स अस CO2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा Cu+O2 गिव्स अस 2CuO। तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Cu यानी कॉपर, CuO+H2। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है Cu से, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तुम बोलोगे H2। ठीक है, तो H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे CuO+H2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दोनों रिएक्शंस हो रही हैं हमारी, कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कैसे? CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है ये, तो कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ रिमूव हो गई, हट गई, तो यानी कि कॉपर या CuO गेट रिड्यूस्ड एंड H2 इज गेट ऑक्सीडाइज्ड। यानी जो H2 है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और CuO क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। ये रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, काफ़ी जल्दी पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया यहाँ तक। तो यहाँ पे है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? देखो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं एयर में, यानी एयर में या मॉइस्चर में, मॉइस्ट वाली जो एयर होती है उसमें रिएक्ट करते हैं। तो उनका क्या होता है? धीरे धीरे डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, यानी उनका क्षरण शुरू हो जाता है, उनका धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल एंड मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। यानी मेटल क्या हो गया? हमारा कोरोडेड हो गया, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एग्जाम्पल देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। यानी कि हमारी जो भी मेटल्स हैं वो धीरे धीरे कोरोड हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन कहते हैं। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाई पुटिंग पेंट्स। देखो पेंट्स तो तुम्हें पता है कि पेंट कर देने से क्या होता है? जंग नहीं लगती है। गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन देखो जो तुम्हारे CD प्लेयर वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर जो लेयर तुम देखते हैं या तुम्हारा वो आता है सेटअप बॉक्स टाइप जो होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग तुम्हारे जो घर के हत्थे वगैरह होते हैं, जो गेट के हत्थे होते हैं, उन सब वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, तो उन पर भी जंग नहीं लगती है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब क्या है कि जो हमारे खाने पीने के सामान होते हैं जब वो एयर में एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे अचार टाइप जो भी चीज़ें हैं, तो उनका क्या होता है? स्मेल और जो टेस्ट है वो बदल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। जैसे जो अचार है उसमें देखो क्या होता है, कई बार फफूंद लग जाती है, तो रेंसिडिटी वही हमारा रहता है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, यानी एयर टाइट कंटेनर्स में इसको हम रखने वाले हैं। फिर हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं आगे, तो क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट हमारा रहेगा रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो हमारे पैकेट्स होते हैं ना खाने वाले, उसमें हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं। और रेफ्रिजरेशन, यानी कि हम उसको फ्रीज वगैरह में रख देते हैं, तो उन सब से भी हमारा जो रेंसिडिटी है वो रुक जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना, जो कि होगा हमारा इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो पूरा जो 2024 का सेशन है, जो भी बच्चे हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।